दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। इसे मैं एकदम आसान भाषा में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में कुछ इस तरह से बताऊंगा जो एक बार देख लेने के बाद शायद ही कभी आप इसे भूल पाएंगे, या मैं गारंटी के साथ कहता हूं शायद ही कभी किसी टीचर ने आपको कुछ इस तरह से समझाया होगा। तो मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज आइलैंड में। बिना टाइम बर्बाद किए दोस्तों सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन में और समझते हैं कि आखिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए आपका रिफ्लेक्शन का और रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन किस तरह के कंडीशन में होता है, और साथ ही साथ रिफ्रैक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन के कंडीशंस क्या है, रिफ्रैक्शन किस किस तरह से हो रहा होता है। तो दोस्तों यदि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत खुशी की बात है, और नहीं है तो फिर उसके लिए भी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने इसके बहुत ही डिटेल में वीडियोस बनाए हुए हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सबके लिंक डाल रखे हैं, आप वहां जाके उन वीडियोस को देख के अच्छे से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इन सबका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो हालांकि यहां पर मैं थोड़ा सा ब्रशअप कर देता हूं कि रिफ्लेक्शन कहते थे जब कोई रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से आ रहा होता था और उसके रास्ते पे यदि कोई एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता था जिससे होते हुए वो आगे बढ़ नहीं सकता था, तो रे ऑफ लाइट क्या होता था, बाउंस बैक हो जाता था उसी मीडियम में। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते थे रिफ्लेक्शन। समझ में आया दोस्तों, जब रे ऑफ लाइट आएगा और वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगा वो प्रोसेस कहलाता है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन समझिए, रिफ्रैक्शन को थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझिएगा क्योंकि यहां पर पूरी कहानी रिफ्रैक्शन पे घटित होने वाली है। हालांकि इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेकिन यहां पर पूरा कहानी होगा रिफ्रैक्शन बेस्ड। अब समझ लीजिए रिफ्रैक्शन को। रिफ्रैक्शन कहते हैं जब कोई रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से आएगा और वो यदि किसी दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएगा। क्या कहा दोस्तों, इसमें मैंने क्या कहा था, यदि कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से आएगा और वो एंटर नहीं कर पाएगा और वापस उसी मीडियम में जब बाउंस बैक हो जाएगा, वापस जब उसी मीडियम में लौट जाएगा, तो इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन कहते थे। लेकिन यहां पर जस्ट उल्टा कि ये इस मीडियम से आएगा तो जरूर, लेकिन ये लौटेगा नहीं, ये अंदर चला जाएगा। इस फिनोमेनन को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते थे। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब कभी हम लोग ग्लास में लाइट जला रहे होते हैं या फिर पानी में लाइट जला रहे होते हैं तो पानी के अंदर चला जाता है लाइट। तो यहां पर क्या हो रहा है कि रे ऑफ लाइट एयर से आ रहा था और वो चला गया कहां, ग्लास के अंदर चला गया। तो एयर एक मीडियम हो गया और ग्लास दूसरा मीडियम हो गया, तो रे ऑफ लाइट क्या हो गया, एयर से ग्लास में एंटर कर गया। तो यहां पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है दोस्तों, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो क्या कहा मैंने, जब कोई रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से आएगा और यदि वो दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएगा तो वो प्रोसेस कहलाता है रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गया दोस्तों। अब यहां पर एक कंडीशन है इसका, उस कंडीशन को ठीक से समझिए कि जब कोई रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा। अब ये रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या है दोस्तों, रेयरर और डेंसर कहेंगे जिस मीडियम की डेंसिटी कम उसको हम लोग रेयरर कहेंगे, जिस मीडियम की डेंसिटी अधिक उसे हम लोग डेंसर मीडियम कहेंगे। तो यहां कम और ज्यादा इसी दोनों में कंपैरिजन करके देखना है, ये नहीं कि डायरेक्टली बोलेंगे एयर, तो एयर का कम है कि ज्यादा है, कैसे पता चलेगा कम ज्यादा, तो ऐसे पता चल नहीं सकता है जब तक किसी के साथ कंपैरिजन ना करें। तो यहां पर भी ये जो दो मीडियम ले रहे हैं तो इन्हीं दोनों मीडियम में कंपैरिजन करना है कि किसका कम है किसका ज्यादा है। अगर यहां पर मैं एयर लूंगा और यहां पर यदि मैं ग्लास लूंगा या वाटर लूंगा, जो भी बोलिए, तो यहां पर आप खुद बताइए कि एयर की डेंसिटी अधिक होगी या ग्लास की डेंसिटी अधिक होगी। ऑब्वियसली आप कहेंगे कि सर ग्लास की डेंसिटी अधिक होगी। अगर ग्लास की डेंसिटी अधिक होगी तो इस मीडियम को हम लोग डेंसर मीडियम कहेंगे और इसे हम लोग रेयरर मीडियम कहेंगे। तो देखिए जब रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में एंटर करता है तो ये क्या होता है, रे ऑफ लाइट थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है, यानी कि ये नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होता है ना, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में, ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। कब, जब ये रेयरर से डेंसर में एंटर करेगा तब। और इसी का रिवर्स की बात करेंगे अगर हम, कि यदि कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में एंटर करेगा तो अभी मान लीजिए यहां पर ये ग्लास है,
ये ग्लास मीडियम, और फिर से यदि ये ग्लास से वाटर की तरफ एंटर कर रहा होगा तो देखिए इन दोनों के कंपैरिजन अगर किया जाए तो डेंसिटी किसकी अधिक होगी? ऑब्वियसली ग्लास की, और कम किसकी होगी? वाटर की। तो ग्लास क्या हो जाएगा? ये डेंसर मीडियम हो जाएगा ना। अभी मैंने बोला था कंपैरिजन, और यहां पर क्या हो जाएगा? ये रेयरर हो जाएगा। आप इस वाटर के जगह पे एयर मान के भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें क्या बोला था, जब रेयरर से डेंसर में एंटर करता है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है, यानी कि नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक जाता है। देखिए आपको दिखाई पड़ेगा कि रे ऑफ लाइट जा रहा था कुछ इस तरह से, इसे जाना चाहिए था इस तरह से, उधर नहीं जाके ये थोड़ा सा झुक गया इधर। इसी का जस्ट रिवर्स बोलिए कि जब डेंसर से रेयरर में एंटर करेगा, यानी अभी ग्लास से, अभी यहां देखिए ये ग्लास से निकल रहा था, अब फिर से वापस इधर वाटर रख दें या फिर एयर रख दें, तो क्या हो जाएगा दोस्तों कि जब ग्लास से वापस एयर या वाटर की तरफ एंटर करेगा तो डेंसर से रेयरर में एंटर करेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। इसमें नॉर्मल की तरफ बेंड कर रहा था, इसमें नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। क्लियर है ना दोस्तों? तो अगर ये नॉर्मल से दूर जा रहा है, इसका मतलब जो यहां पर एंगल बन रहा है और यहां पर जो एंगल बन रहा है, इसके दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा? ये एंगल क्या कहलाता दोस्तों? एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि हम लोग स्मॉल आई से इसे डिनोट करते थे, और ये एंगल कहलाता था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट कर रहे होते थे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बना हुआ एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बना हुआ एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दोस्तों जब डेंसर से रेयरर में रे ऑफ लाइट एंटर करता है तो इंसिडेंट एंगल ऑलवेज रिफ्रैक्टेड एंगल से छोटा बनेगा, या कहेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल इंसिडेंट एंगल से बड़ा बनेगा। तो एंगल R इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल I। ये किस केस में है? जब डेंसर से रेयरर में रे ऑफ लाइट एंटर करता है। माइंड इट। अब आगे बढ़ते हैं कि एयर से जब डेंसर में एंटर करेगा तो जस्ट इसका उल्टा होगा, यानी कि इंसिडेंट एंगल हमेशा बड़ा होगा किससे? रिफ्रैक्टेड एंगल से। तो यहां पर बोल सकते हैं कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? छोटा हो जाएगा। किससे? एंगल I से। तो ये दोनों रिलेशन को अच्छे से समझ लीजिए। क्लियर हो गया ना? इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए क्योंकि ये यूज करने वाले हैं हम लोग यहां पे। ठीक है दोस्तों, होप आप रिफ्लेक्शन एकदम से समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक पे। तो दोस्तों इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग एक इंसिडेंट को इमेजिन करते हैं। मान लेते हैं कि दो दोस्त हैं, वो लोग कहीं घूमने के लिए गए हैं, किसी बड़े से होटल में रुके हुए हैं। रात में डिनर विनर करने के बाद वो दोनों को नींद नहीं आ रही है, तो वो दोनों ना उस होटल में जो स्विमिंग पूल है वहां पे जाके बस बैठ जाते हैं। स्विमिंग पूल के किनारे बस बैठ जाते हैं और वहां पर बैठ के थोड़ी बहुत बातें करने लगते हैं। तो बातों ही बातों में दोनों के बीच बात उठ जाती है। जो दूसरा दोस्त कहता है कि यार मैं ना इस पानी के अंदर घंटों रह सकता हूं, मेरे में ना सांस रोकने की बहुत ही गजब की कैपेसिटी है। तो दूसरा दोस्त कहता है क्या पागल वाली बात कर रहे हो यार, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि घंटों तुम इसके अंदर रह सकते हो। तो इसी बात पे दोनों में बेट लग जाती है। तो बेट लगने के बाद वो लोग क्या करते हैं, चलो ट्राई हो जाए। तो दोस्तों जो दूसरा दोस्त कह रहा होता है कि मैं पानी के अंदर रह सकता हूं, वो तैयार हो जाता है पानी के अंदर जाके दिखाने के लिए कि चलो तुम काउंट करना, देखो मैं कितना देर तक अंदर रह सकता हूं। तो वो बस जाने के लिए तैयार होता है। तो दूसरा दोस्त कह रहा होता है कि यार तुम पानी के अंदर जाओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम अंदर में क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, जिंदा हो कि मर गए हो, कोई तो सिंबल होना चाहिए ना। तो उसे क्या करता है, एक टॉर्च दे देता है और कहता है ये टॉर्च लेके जाओ और तुम उसे जलाए रखना ताकि मुझे पता चलते रहे कि तुम जिंदा हो एटलीस्ट। तो फिर वो दूसरा दोस्त जो चैलेंज स्वीकार करता है वो टॉर्च लेता है और सीधा पानी के अंदर एंटर कर जाता है। अब वो आराम से पानी के अंदर जाने के बाद सांस रोक के टॉर्च ऐसे जला के बस लेटे रहता है पानी के अंदर में। यानी कि जो स्विमिंग पूल का जो नीचे ग्राउंड होता है वहां पे वो टॉर्च जला के बस ऐसे लेटा रहता है। और बाहर में जो एक दोस्त है वो बंदा एकदम से क्यूरियसली देखे जा रहा है कि वो कितने देर में उठने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहां तक का इंसिडेंट समझ में आया। अब यहां समझिए कि वो बंदा, मान लीजिए कि यहां पे वो बंदा टॉर्च पकड़े हुए कुछ इस तरह से इस जगह पे लेटा हुआ है। और यहां पर देखिए ये मैंने एक टॉर्च बनाया है। ये जो मैं जो लाइन दे रखा हूं, ये लाइन के नीचे है हो गया स्विमिंग पूल
और इस लाइन के ऊपर समझ लीजिए ये एयर है, यहां पर ये बंदा खड़ा होके वेट कर रहा है और इसे देख रहा है। ठीक है दोस्तों, अब समझिएगा बात को कि जब ये एकदम से अंदर गया था, तुरंत से अंदर गया था, तो टॉर्च को ना एकदम अच्छे से पकड़े हुए था, एकदम बढ़िया से पकड़े हुए था, कुछ इस तरह से। और जब टॉर्च की लाइट आ रही थी तो फर्स्ट केस में वो जो लाइट आ रहा था कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा था, कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा था। तो दोस्तों जब रे ऑफ लाइट अभी कहां से कहां तक जा रहा है, इस वाटर से एयर में एंटर कर रहा है, तो यहां पर रिफ्रैक्शन प्रोसेस होगा कि नहीं? अभी हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा है, बिल्कुल प्रोसेस होगा। तो कौन सा कंडीशन होगा? डेंसर से रेयरर होगा या रेयरर से डेंसर होगा? ऑब्वियसली दोस्तों, अगर यहां पर मैंने जो लिखा है एयर, यहां पे लिखा है वाटर, तो ये वाला जो मीडियम होगा वो डेंसर होगा, यानी कि वाटर वाला मीडियम डेंसर होगा और ये वाला मीडियम रेयरर होगा। तो अब देखिए रे ऑफ लाइट जो जा रहा है वो डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है। तो डेंसर से रेयरर में जब जा रहा होता है तो मैंने क्या बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज बड़ा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस से हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा कि नहीं? तो अभी मान लेते हैं कि यहां पर इस केस में जब बंदा शुरू में टॉर्च ऐसे करके पकड़ के अंदर में लेटा हुआ है, उस केस में सबसे पहले शुरू में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था और जो रे ऑफ लाइट बाहर निकल रहा था, टॉर्च का जो बीम बाहर निकल रहा था, उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर था। अभी ये बीम को ये बंदा देख रहा है तो समझ में आ रहा है कि हाँ बंदा ना सही सलामत है। अब क्या होता है, थोड़ी देर में थोड़ा उसका सांस रुकने सा लग जाता है, रुकने लग जाता है तो हाथ थोड़े से ढीले पड़ने लग जाते हैं। जिस मजबूती के साथ पहले शुरू में वो पकड़े रहता है, अब वो थोड़ा सा ढीला पड़ने लगता है, हाथ कुछ इस तरह से झुकने लग जाता है। हाथ ढीले पड़ने लग गए तो जो टॉर्च पकड़ा है वो भी थोड़ा झुकने लग जाएगा। अब ये टॉर्च थोड़ा सा झुक गया तो रे ऑफ लाइट का जो एंगल था वो भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा दोस्तों, झुक जाएगा ना। अब दूसरे ही पल में एंगल ऑफ इंसिडेंस बदल जाएगा, इसे मान लेते हैं I1, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, डेफिनेटली बदल जाएगा, इसे मान लेते हैं R1, I1 और ये R1। ठीक है दोस्तों, तो निश्चित ही कहेंगे कि यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था उसके कंपैरिजन यहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और उसी तरह से यहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था उसके कंपैरिजन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां भी बढ़ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर में और ज्यादा बंदे में सुस्ती आने लग गई, और ज्यादा सांसें रुकने लग गई, तो फिर टॉर्च और ज्यादा झुकने लग गया, यानी कि और इसमें जान धीरे धीरे कम होने लग गया। कम होने लगा तो अब टॉर्च और भी झुक गया, यानी रे ऑफ लाइट और ज्यादा टेढ़ा हो गया। देखिए अब रे ऑफ लाइट ये वाला, इसे देखना है आपको दोस्तों। आपने एक चीज नोटिस किया कि पहले केस में जो रिफ्रैक्टेड रे था वो थोड़ा सा झुका हुआ था, ऑब्वियसली ये नॉर्मल से दूर भागेगा। ये जो ब्लैक वाला मैंने बनाया है ये नॉर्मल है मेरा, नॉर्मल से दूर जा रहा है। डेंसर से जब रेयरर में जाता है तो नॉर्मल से दूर जाता है ना, ये रे ऑफ लाइट को जाना था सीधा, लेकिन उधर नहीं जाके थोड़ा झुक गया। और अगले ही केस में ये इंसिडेंट एंगल थोड़ा सा चेंज हुआ तो रिफ्रैक्टेड एंगल और भी ज्यादा चेंज होगा। तो जिस हिसाब से इंसिडेंट एंगल बढ़ेगा रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ जाएगा। अब यहां समझिए कि देखिए यहां पर जितना झुका था उससे कहीं ज्यादा यहां पर झुका हुआ दिख रहा है ना, तो कहेंगे कि रिफ्रैक्टेड एंगल ज्यादा हुआ। अब तीसरा जो केस हो रहा है, तीसरा टाइम में ये जो रे ऑफ लाइट आ रहा है उसमें क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I3 ले लेते हैं और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन IR3 ले लेते हैं। दोस्तों अगर आप यहां ध्यान से देखिएगा इस केस में तो आपको दिखाई पड़ेगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो यहां पर बन रहा है वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री बन रहा है। ऑलमोस्ट क्या, पूरी तरह से 90 डिग्री ही बन रहा है, क्योंकि देखिए नॉर्मल कुछ इस तरह से है और जो रिफ्रैक्टेड रे जा रहा था वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा था। क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे बड़ा होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ऐसा कंडीशन मान सकते हैं ना कि इस तरह से जब रे ऑफ लाइट आ रहा है इस एंगल में, जब I3 एंगल से इंसिडेंट रे आए तो वो झुक गया कुछ इतना
कि वो इस नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाने लग गया। हो सकता है ना दोस्तों। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ ऐसा फॉर्म हो जिसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूरा 90 डिग्री हो जाए, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। उसी को हम लोग हिंदी में क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहा दोस्तों कि कभी एक ऐसा कंडीशन हो जाए जब ये इंसिडेंट रे कुछ ऐसे एंगल के साथ डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर करता है, रिफ्रैक्शन प्रोसेस होता है, कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री का फॉर्म कर देता है, 90 डिग्री बना देता है, तो वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग कह देते हैं क्रिटिकल एंगल। यानी कि I3 को यहां पर हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों? क्रिटिकल एंगल। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण। देखिए, ये I को हम लोग नहीं बोल सकते हैं क्रिटिकल एंगल, I1 को नहीं बोल सकते हम लोग क्रिटिकल एंगल, लेकिन I3 को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? अभी समझ में आया कि इसी एंगल की वजह से जो यहां पर रिफ्रैक्टेड एंगल बन रहा था वो पूरा 90 डिग्री बन रहा था। तो वैसे इंसिडेंट एंगल जिसकी वजह से रिफ्रैक्टेड एंगल पूरा 90 डिग्री हो जाता है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्लियर दोस्तों? अब आते हैं एक बार फिर से अपने इमेजिनेशन में, अपनी स्टोरी में। दोस्तों, अब इस बंदे का ना हालत कुछ ज्यादा ही खस्ता हो गया है, एकदम से अब इस अंतिम सांसें गिनने शुरू कर दिया है। अब ये बंदा फिर भी बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि चैलेंज तो चैलेंज है भैया, बेट लगाए हैं दूसरे बंदे से, मुझे दिखाना है कि मैं घंटों रह सकता हूं अंदर। अब क्या हो रहा है, इसका हाथ से ऑलमोस्ट टॉर्च छूटने वाला है। अब एकदम से हाथ बेजान हो गया है, हाथ कुछ इस तरह से झुक गया है। अब झुकने के बाद देखिए, रे ऑफ लाइट फिर से एकदम से झुका हुआ डायरेक्शन में जा रहा है। अब जब झुका हुआ डायरेक्शन में जा रहा है तो कहेंगे कि जो पहले जस्ट इससे पहले जो रे ऑफ लाइट हमने दिखाया था उससे ज्यादा झुक गया है। तो उससे ज्यादा झुक गया है, तो यहां पर ये जो इंसिडेंट एंगल है ये I4 वो कहीं ना कहीं इस I3 से ज्यादा बड़ा होगा दोस्तों। और अगर ये इससे ज्यादा हो जाएगा तो यहां पर ये जो रिफ्रैक्टेड रे जस्ट इस केस से पहले जो हमने देखा 90 डिग्री में जा रहा था, वो और क्या हो जाएगा, और ज्यादा इस नॉर्मल से दूर चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? अब ये जब दूर चला जाएगा तो आप क्या देख पाए? आपने देखा कि ये जो सरफेस था वाटर का, अब इस सरफेस से रे ऑफ लाइट ऊपर नहीं गया, वो उसी सरफेस के अंदर चला गया। यानी कि जो वाटर से रे ऑफ लाइट जा रहा था ये एयर में नहीं जाके वापस वाटर में ही आ गया। यानी कि यहां पर कौन सा प्रोसेस हो गया? ये प्रोसेस हो गया रिफ्लेक्शन। हो गया कि नहीं हो गया? देखिए, अभी रे ऑफ लाइट जा रहा था वाटर से, इसे जाना तो चाहिए था इस एयर मीडियम में, लेकिन इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वजह से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ इस तरह से बन गया कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से बड़ा बन गया। और जब भी 90 डिग्री से बड़ा बनेगा तो निश्चित ही वो सरफेस को क्रॉस नहीं करेगा, वो सरफेस से अंदर ही, यानी कि जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट जाएगा उसी मीडियम में वो लौट जाएगा। तो यहां पर ये रे ऑफ लाइट पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो गया। पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो गया कि नहीं? थोड़ा सा भी बाहर नहीं जा रहा है। तो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाने के प्रोसेस को ही हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखिए, पूरी तरह से अंदर में जो परावर्तन हो रहा है यानी कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये फेनोमेनन क्या कहलाएगा दोस्तों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ? तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग स्टोरी की तरफ। स्टोरी का तो हैप्पी एंडिंग करना ही पड़ेगा, नहीं तो शायद हमारी मूवी फ्लॉप हो सकती है। तो दोस्तों, अभी जो स्टोरी हम लोगों ने कहां तक देखा था कि ये जो बाहर बंदा था वो इसका टॉर्च का बीम, टॉर्च का जो लाइट बाहर निकल रहा था उसे अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था, उसे अच्छे से देख रहा था। ये दो कंडीशन में, यानी कि 2-4 मिनट तक तो वो देखा कि रे ऑफ लाइट बाहर निकल रहा है, लेकिन उसके अगले पल उन्होंने देखा रे ऑफ लाइट ना थोड़ा बहुत बाहर निकल रहा है। जब ये 90 डिग्री से गुजरने लगा था रे ऑफ लाइट, तो देखा थोड़ा बहुत निकल रहा है, और उसके कुछ देर बाद तो देखा कि रे ऑफ लाइट अब आ भी नहीं रहा है।
जब आ भी नहीं रहा था तो इस बाहर वाले बंदे को डाउट हो गया कि जरूर इस अंदर में जो डूबा है बंदा, जो इसका फ्रेंड है, उसको कुछ ना कुछ तो हो गया है। अब ये दोस्ती निभाने के लिए बस कूदा इस स्विमिंग पूल में, फिर उसे उठाया और फिर वो पंप करते हैं ना, पंप कर करके किसी तरह से इसने जो पानी वानी पिया था सब बाहर निकला और फिर ये बंदा होश में आया फाइनली। अब फिर ये होश में आने के बाद बोला, देखा मैंने कितना देर तक पानी के अंदर रह के दिखाया है। ये बंदा मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि हाँ भाई बिल्कुल दिखाया तो तुमने बिल्कुल सही। इसे भले ये समझ में आया हो या ना आया हो कि इस बंदे ने ये कारनामा करके दिखाया है कि नहीं दिखाया है, लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको इस स्टोरी के माध्यम से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एकदम से समझ में आ गया होगा, है ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने भाई बहन दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं बहुत जल्द मिलूंगा आप लोग से एक नई वीडियो में ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, ऐसे ही एकदम से इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोग को समझाने के लिए। आज के वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।